डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए 10th क्लास साइंस बुक से कंप्लीट जो सिलेबस लेके आए हुए हैं और उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर 7 न्यू सिलेबस के बेस पे और क्या है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको हम वैसे तो मैक्सिमम कवर कर चुके हैं। 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स में तो डिटेल में जो पोर्शंस हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड पार्ट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और जो पार्ट 4 है उसके अंदर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया है। तो फिलहाल जो हमारा ये पार्ट 5 रहेगा, इसमें हम जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है केवल वही डिस्कस करेंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट ब्लू बॉक्स, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी होना बड़ा जरूरी होता है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि डीएनए के पास ही क्या होता है हमारा, डीएनए की बात करें ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल्स मीन्स जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्टोर्ड इन डीएनए। डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है वो बनना है, उसके बाद उसमें जो ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से शेप लेते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ए टू जेड इंफॉर्मेशन डीएनए के पास ही प्रेजेंट होती है। डीएनए ही आगे फिर जो कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स हम पढ़ते हैं ह्यूमंस के अंदर लगभग 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और यदि बात करें 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और ये जेनेटिक मटेरियल ही क्या करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। मतलब इसको एक हम हेरिडिटी मटेरियल भी बोलते हैं, हेरिडिटी मटेरियल। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिजम्स की है वो अगली पीढ़ी में जाने के लिए डीएनए कॉपी होना बड़ा ही जरूरी होता है। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम पहले तो डीएनए के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म लिखने के बाद फिर आप लिख सकते हो कि इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और ये इन्फॉर्मेशन असेंशियल होती है नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें जाने के लिए, और इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का। चाहे वो रिप्रोडक्शन कोई भी हो, चाहे वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि नेक्स्ट जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, उनमें हर एक इन्फॉर्मेशन का होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद वाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो वेरिएशंस होती हैं, और वेरिएशंस किसकी वजह से होती हैं, सिंपली यदि हम बात करें वेरिएशंस आने का ज़्यादातर चांसेस हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। जब इनके अंदर फ्यूजन होता है तो जायगोट बनता है, और जायगोट के अंदर हम बोल सकते हैं जो करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर्स वो दोनों के मिक्स्ड होते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट के मिक्स्ड करेक्टर इसके पास होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बना है यहाँ पे उसके करेक्टर्स ना तो वो पूरे के पूरे मेल के साथ मैच करते ना फीमेल के साथ, यहाँ पे वेरिएशंस मिलेगी, विभिन्नताएं मिलेंगी। और ये वेरिएशंस क्या हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जितनी वेरिएशन इकट्ठी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन टू सेवरल जनरेशन, कुछ जनरेशन्स में जब वो इकट्ठी होती रहती हैं तो क्या कर लेती हैं, न्यू स्पीसीज है, न्यू स्पीसीज, न्यू स्पेसिएशन भी बोला जाता है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारी नेचर के अंदर, और जिनमें जितनी ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी उतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब यहाँ पे पूछा आपसे बोला हुआ है जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम नोट्स में क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म में जब वेरिएशन आ जाती हैं तो ऑर्गेनिज्म के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है वो जितनी कि टोटल स्पीसीज के लिए। ये आपसे बोला हुआ है कि स्पीसीज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए इतनी बेनिफिशियल क्यों नहीं है, क्योंकि जितनी भी वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के अंदर है ना, वेरिएशंस इन एन ऑर्गेनिज्म
हम बोल सकते हैं वैनिस, वैनिस मतलब खत्म हो जाती हैं, वैनिस अलोंग इट्स डेथ। जैसे ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है ना उसके साथ साथ में, या फिर विद इट्स डेथ, जैसे डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की तो वेरिएशंस भी उसके साथ ही चली जाती हैं। लेकिन यदि वेरिएशन स्पीसीज में इकट्ठा होती हैं तो वो क्या है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या है, वो बनी रहती हैं, मेंटेन रहती हैं। स्पीसीज में वेरिएशंस हैं वो बनी रहेंगी, लेकिन ऑर्गेनिज्म के साथ तो उसकी डेथ के साथ ही कंप्लीट हो जाती हैं। तो स्पीसीज जिंदा कब तक है, जब तक उसका लास्ट इंडिविजुअल जिंदा रहता है। जैसे ह्यूमन स्पीसीज है, ये हम कितने साल पहले से मानते हैं कि ये ओरिजिनेट हुई है और उसके बाद आने वाले सालों तक ये इस तरीके से बनी रहेगी। डेथ नहीं बोल सकते, डेथ कब बोलते हैं हम, बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी है स्पीसीज, वो कब, जब लास्ट इंडिविजुअल है वो खत्म हो चुका होता है। तो लास्ट इंडिविजुअल जब तक मेंटेन रहता है तब तक स्पीसीज को हम अलाइव बोलते हैं, और वो वेरिएशंस का फायदा स्पीसीज को लगता रहता है। लेकिन यदि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कोई वेरिएशन दे दी तो वो यदि अगली जनरेशन में जा सकती है तो वो स्पीसीज को बेनिफिट देगी, उस ऑर्गेनिज्म को तो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन तक ही क्या कर सकती है, बेनिफिट दे सकती है। तो सिंपली आप इसका रीजन यही लिख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ही वेरिएशन खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक स्पीसीज में यदि वेरिएशन बनी हुई है तो वो लंबे टाइम तक उस स्पीसीज को बेनिफिट है वो देती रहेगी। तो ये आप इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कोई एक ऐसा स्टेप वाइज या मैकेनिज्म बेस्ड वो आंसर नहीं है, इसमें दो चार बातें आपने वेरिएशन से रिलेटेड लिख सकते हो। वेरिएशन इकट्ठी होती है तो स्पेसिएशन कोज करती है और इवोल्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इवोल्यूशन के लिए आपको सिंगल ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी ही जरूरत होती है, इसलिए स्पीसीज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी वेरिएशन। नेक्स्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है। तो डिफरेंस मैंने बताया था, जब भी आप क्वेश्चन के आंसर देते हो तो टेबल बना के जरूर दो, चाहे आपने केवल डेफिनेशन ही क्यों ना लिखनी हो। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, इनके बीच में आपने डिफरेंस यदि आपसे पूछे हैं तो इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। बोल सकते हो सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। एग्जाम्पल है इसका अमीबा, और इसमें क्या होता है, सिंगल सेल डिवाइड इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। और मल्टीपल फिजन ज्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में शो किया जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन में भी शो हो सकता है। तो सिंपली आपको दो पॉइंट ही याद रखने हैं इसके। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इट इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन से रिलेटेड डिस्कशन किया हुआ है, तो स्पोर फॉर्मेशन की पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। पढ़ा था हमने, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि ज्यादातर फंगस के अंदर देखा जाता है, राइजोप्स नाम का फंगस है, या म्यूकर के नाम से अपनी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो ये बताया था कि जब भी किसी भी हमारे ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन से, फेवरेबल जब कंडीशन हो जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती है उसके एनवायरनमेंट में, उससे निपटने के लिए स्पोर फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है ऑर्गेनिज्म, जिससे कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है। और वो स्पोर्स को जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो सिंपली बात यहाँ पे यही है कि इस अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए या फिर अपनी जनरेशन्स को बचाने के लिए ही ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन का यूज करता है। लिख सकते हो टू प्रिवेंट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। ये इसकी इंपॉर्टेंस आपसे ये जरूरी बतानी पड़ेगी ये लाइन, क्योंकि इसमें सिंपल डेफिनेशन नहीं आपसे पूछी। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल रीजनरेशन। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, रीजनरेशन से नया ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जैसे कि हम हैं, हमारी बॉडी में भी हालांकि रीजनरेशन होता है लीवर में, लीवर का कुछ भाग यदि डैमेज हो जाता है और कुछ भाग बचा रह जाता है तो वो रीजनरेट करके नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि हमारी जो मान लो शरीर का कोई भी अंग कट जाता है, अलग हो जाता है शरीर से, और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्योंकि रीजनरेशन जो भी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं ना, रीजनरेशन है ना, एक प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिकुलर सेल्स कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। एक वर्ड है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। जैसे हमारे जो
हम बात करें फिंगर्स हैं, फिंगर्स की जो सेल्स हैं वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, पार्टिकुलर शेप में आई हुई हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल देखें, लंग्स की जो हमारी सेल्स हैं, एल्वोलाई के अंदर जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं वो एक पार्टिकुलर शेप बनाई हुई हैं। इसी तरीके से नेफ्रॉन की हमने शेप पढ़ी थी, वो एक अलग शेप है, न्यूरॉन की शेप अलग है। जो ये शेप अलग अलग बनी हुई है उसी को हम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। और डिफ्रेंशिएशन से उल्टा यदि वो अपना फंक्शन है वो छोड़ देती हैं और नॉर्मल एक प्रकार की हम बात करें स्टेम सेल या फिर टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल एक वर्ड होता है, ये एक ऐसी सेल होती हैं जो किसी भी टाइप की सेल में क्या कर सकती हैं, दोबारा से डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं। रीडिफ्रेंशिएशन, या हालांकि 11th क्लास में आप पढ़ोगे कुछ वर्ड्स, लेकिन आप यहां भी यूज कर सकते हो यदि आपको समझ में आती हैं तो डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब रीजनरेशन केवल उन्हीं सेल्स में होता है जिसमें वो अपना मेन फंक्शन पहले छोड़ सकती हैं, उसके बाद मन मर्जी की सेल्स हैं वो बना सकती हैं। जैसे हमारी जैसे फिंगर है, फिंगर यदि अलग हो जाती है बॉडी से तो इसकी सेल्स के पास क्या खास बात होनी चाहिए कि ये डिफ्रेंशिएशन जो इनके अंदर हुआ है ना उसको उल्टी प्रोसेस डी डिफ्रेंशिएशन करके और वो स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। और वो स्टेम सेल है ना फिर किसी भी टाइप की सेल है, चाहे उसको आगे फिर लंग्स की सेल बनानी है, किडनी की बनानी है, स्टमक की सेल बनानी है, वो बनाने की कैपेसिटी उसके पास होनी चाहिए। और ये पार्टिकुलर जो कैपेसिटी है ना कुछ ही सेल्स के पास होती है। पार्टिकुलर सेल्स कैन अंडरगो डी डिफ्रेंशिएशन, या फिर बोल सकते हो कैन अंडरगो रीजनरेशन। यदि ये वर्ड ना आए ना तो रीजनरेशन के अंदर जाने की जो कैपेसिटी है ना वो कुछ पार्टिकुलर सेल्स की पास ही होती है। और एंड ऑल द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव these type of particular cells, और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इस टाइप की पार्टिकुलर सेल्स है वो नहीं होती जिसकी वजह से वो रीजनरेशन नहीं कर सकते। हालांकि आंसर टू द पॉइंट यही है। इसके अलावा और लिखना चाहो बट दीज सेल्स में प्रेजेंट इन पार्टिकुलर रीजन, कुछ पार्टिकुलर रीजन में ये सेल्स प्रेजेंट हो सकती है जैसे कि लीवर, और सो इट कैन शो रीजनरेशन अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक ही रीजनरेशन शो कर सकता है। ऐसे ही जो लिजार्ड होती है छिपकली, बताया अभी था मैंने, ये भी जैसे इसकी पूंछ कट जाती है तो पूंछ से दोबारा नई छिपकली तो नहीं बन सकती, लेकिन वो टूटी हुई पूंछ किसी छिपकली की है या फिर जिस छिपकली की वो पूंछ टूटी है ना वो छिपकली अपनी दोबारा पूंछ जरूर बना सकती है। लिजार्ड के अंदर है ना रीजनरेशन कुछ पार्टिकुलर जगह पे ही मिलता है और कुछ लिमिट तक ही रीजनरेशन है वो देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी आपने थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्चुअली ही समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी जो सेल्स हैं वो रीजनरेट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चन हालांकि इसके अंदर हैं अभी। वाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स, कुछ ही प्रकार के जो प्लांट्स हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है ये तो आपको पहले डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, और इसमें बोला हुआ है कि कुछ टाइप के प्लांट्स हम क्यों ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पेशली कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंडर को जा सकती हैं। पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी सिंपली, और उसके बाद ये किस टाइप के प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं जो कि सीड वगैरह नहीं होता, कुछ प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन नहीं होता, या फिर वाइएबल सीड्स नहीं बोल सकते हैं नॉट, या फिर बोल सकते हैं नॉट वाइएबल सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन है ना वाइएबल मतलब जर्मिनेशन के कैपेबल नहीं होते, तो ऐसे प्लांट्स में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज करते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के यहाँ पे कुल मिला के आपसे एडवांटेजेस पूछे हुए हैं, और एडवांटेजेस भी आप लिख सकते हो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो वही है, एडवांटेज ही बताने हैं आपने, या फिर बोल सकते हो जो सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते उनके लिए ही ये प्रोसेस यूज की जाती है। वाई इज द डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वही है, डीएनए की कॉपी होना क्यों जरूरी होता है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक ऑर्गेनिजम्स की वो पास की जा सके नेक्स्ट जनरेशन के पास। तो इस तरीके से वही लगभग आंसर इसका रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। नेक्स्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन देख सकते हैं हम, थर्ड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम, तो इस भी ऐसे टेबल से समझाना पड़ेगा आपने, एक साइड में पोलिनेशन और एक साइड में फर्टिलाइजेशन। तो इनके डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहले तो
पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। और इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। इसके टाइप्स की बात करें तो क्या क्या टाइप होते हैं इसके? सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और इसके टाइप क्या क्या होते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है प्लांट्स में ही मिलती है, प्लांट्स में ही पॉलिनेशन वर्ड यूज करते हैं, जबकि ये बोथ दोनों जगह हो सकती है, कैन अकर या टेक प्लेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही होती है। बस प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन जाइगोट तो वहाँ भी बनता है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो पहले तो बताना पड़ेगा आपको क्या है ये दोनों, क्या है पढ़ा था हमने। असेसरी ग्लैंड्स होती हैं किसके अंदर? इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असेसरी ग्लैंड्स का काम करती हैं। और असेसरी ग्लैंड का मतलब सिक्रीशंस करती हैं ये, और मेनली दोनों ही सिक्रीट करके क्या बनाती हैं? दोनों वैसे तो सेमिनल प्लाज्मा बनाती हैं, सीमन बनाती हैं, कहने का मतलब सीमन का कुछ पोर्शन बनाएंगी, लेकिन अलग सेमिनल है इसके अंदर तो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप इसके बारे में लिख सकते हो। इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स है जैसे फ्रक्टोज वगैरह है, और क्या करती हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन टू मूविंग स्पम्स, स्पम्स को मूव करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ये सीमन का जो मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? सेमिनल वेसिकल के द्वारा। ये 30% सीमन का पोर्शन बनाती है, और इसके जो भी इंजाइम्स वगैरह होते हैं, इंजाइम्स वगैरह जो सिक्रीशन करती है वो मोटिलिटी प्रोवाइड करती है स्पम्स को, मोटिलिटी स्पम्स को मूव करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करती है, ये नरिशमेंट देती है। हालांकि नरिशमेंट का काम ये भी करती है, लेकिन जो पार्टिकुलर फंक्शन है वो दोनों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप अलग अलग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। 8th क्लास में आते थे तो क्वेश्चन चेंजेस क्या क्या होते हैं, और जो भी चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल इन गर्ल्स, और किसके द्वारा होते हैं? ये सिंपली फीमेल सेक्स हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड बाय ओवरीज। ओवरीज क्या है? ये गोनेट्स हैं। और उसके बाद चेंजेस क्या क्या होते हैं? सिंपली आप पढ़ते ही हो। कुछ चेंजेस की बात करें, हार्मोनल लेवल सच एज LH and FSH increases certain fold, इनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं। चेंजेस क्या क्या है? फैट डिपोजिशन मिलता है बॉडी पार्ट्स में, फैट डिपोजिशन इन बॉडी पार्ट्स। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स। इसके अलावा हेयर्स इन आर्मपिट्स एंड पेल्विक रीजन। और इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं वो आप लिख सकते हो इसमें। और ये लगभग कुछ 8th वाले हैं, कुछ मैंने साइंटिफिकली आपको 10th बेस के भी कुछ चेंजेस हैं वो बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइंटिफिक वर्डिंग पे फोकस करना है जब भी आप आंसर देते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। तो मदर बॉडी में जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, उसको नरिशमेंट हमने पढ़ा भी था किसके द्वारा होती है? प्लेसेंटा के द्वारा होती है।
तो नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन वॉम्ब या फिर यूट्रस के अंदर किस तरीके से जो उसकी नरिशमेंट है वो होती है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का जिक्र करना अपने, प्लेसेंटा क्या होता है पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इट इज ए इंटर डिजिटेड स्ट्रक्चर, इंटर डिजिटेड स्ट्रक्चर बताया था, जैसे जो फिंगर्स होती हैं विलाई बोला जाता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को। तो एक साइड से जो यूट्रस की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और एक साइड से जो हम बोल सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे में इस तरीके से फिट बैठ जाती हैं। इंटरडिजिटेड, उंगलियों को जैसे हम इस तरीके से रखते हैं तो इसको इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर है। इट इज ए इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन विलाई भी बोल सकते हो आप, यूट्राइन विली। तो क्रोनिक विलाई हैं, ये कहाँ से बनती हैं, हालांकि 12th में डिटेल में पढ़ते हो। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो हमारी जो नाभि है इस रीजन से जुड़ी होती है, और मदर से जो न्यूट्रिशन है वो किसके जरिए पास हो, डिजिटेड स्ट्रक्चर की वजह से। तो प्लेसेंटा के बारे में लिख सकते हो, प्लेसेंटा एज excretory, respiratory and nutritive organ, और साथ में ये एंडोक्राइन ऑर्गन का भी काम करता है। तो सिंपली आपने जो नरिशमेंट पूछा है कैसे होती है, नरिशमेंट अकर बाय द diffusion of materials through प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के जरिए जो भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, मैटरनल ब्लड में जो भी न्यूट्रिएशन आएगा तो वो इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर से होता हुआ किस में चला जाएगा, जो हमारे एम्ब्रियो के अंदर। तो ये याद रखना अपने, मैटरनल ब्लड और जो यूट्राइन ब्लड है दोनों हालांकि एक ही बात होती है। मैटरनल ब्लड और जो फीटल ब्लड है, फीटल ब्लड, ये इंटरमिक्स नहीं होते हैं, याद रखना आपका। इंटरमिक्स नहीं होंगे मतलब मैटरनल ब्लड है वो यूट्रस के मतलब हम बोल सकते हैं फीटस के अंदर नहीं जाएगा, और वहाँ पे बस इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर एक प्रकार का बॉर्डर का काम होता है। बॉर्डर से बस मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी पोर्शन में। तो यहाँ पे प्लेसेंटा का आपने जिक्र करना है, प्लेसेंटा की डेफिनेशन लिखनी है, किसकी वजह से होता है और प्लेसेंटा कैसे डिफ्यूजन से जो न्यूट्रिशंस है वो सप्लाई करता है, और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो न्यूट्रिशन इसी तरीके से प्लेसेंटा के जरिए ही किस में आ जाते हैं, हमारे सिंपली आ जाते हैं मैटरनल ब्लड में। उसके बाद इफ़ ए वुमन इज यूजिंग कॉपर्टी, कॉपर्टी क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है। विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं। और कॉपर टी के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये एक प्रकार की इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है। इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा विदिन, तो यूट्रस के अंदर यूज की जाने वाली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कॉपर रिलीज करती है, कॉपर आयंस है ना इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं फिर स्प्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन को रोकती है कॉपर टी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें बोला है कि क्या ये कॉपर टी एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी रोक सकती है क्या, नहीं रोक सकती, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अकर ड्यू टू फ्लूइड एक्सचेंज। फ्लूइड का जो एक्सचेंज होता है, जैसे सीमन एक बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर कर जाता है तो उसके अंदर ही क्या होता है, फ्लूइड कंटेन पैथोजेंस ऑफ एसटीडी। एसटीडी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके पैथोजेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें HIV ऑफ
एडस। HIV वायरस होता है जो एडस का, वो फ्लूइड के अंदर ही होता है, और फ्लूइड एक बार यदि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चला गया तो वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है। दीज पैथोजेंस काज इन्फेक्शन आफ्टर एंटरिंग इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करते ही ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, पैथोजेंस हैं जो। ये आंसर नो आएगा, और नो के बाद आपको जस्ट बताना है क्यों है नो, क्योंकि फ्लूइड एक बार एंटर कर गया, ये स्पर्म को तो चलो मूव नहीं करने देगी, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन को तो रोक सकती है, लेकिन फ्लूइड एक बार चला गया तो वो वायरस वगैरह है या फिर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो वहाँ पे इन्फेक्शन है वो कोज कर सकते हैं। तो अब है एक्सरसाइज क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है। पहले हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर भी होता है और हाइड्रा में भी होता है, और अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है। सिंपली आपको हर चीज का पता होना चाहिए। प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है। किस ऑर्गेनिज्म में कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको टेबल से याद रखना है। लेसमेनिया पढ़ा था हमने, क्या होता है इसके अंदर, ट्रांसवर्स टाइप का कौन सा होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है इसके अंदर भी। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में कौन सा था फिर, इरेगुलर टाइप का होता है, इरेगुलर टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था हमने, इससे पिछले पार्ट में भी पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी आ जाती है, क्या सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल जो कि ओवम प्रोड्यूस करता है। यूट्रस क्या है, एक प्रकार का एसेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको वोम भी बोलते हैं इंग्लिश में, डिटेल में हमने डिस्कस किया था। वास्ट डिफरेंस क्या होती है, ये तो एक एसेसरी डक्ट होती है, एसेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई भी वर्ड यदि आपको ऑप्शन टाइप में ये नहीं होता कि बस डायरेक्ट आंसर कर लिया, हर एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना उसका आपको पता होना चाहिए कि जुड़ा हुआ है। रिप्रोडक्टिव क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म को ट्रांसफर करता है। फैलोपियन ट्यूब ये भी क्या है, एसेसरी डक्ट होती हैं, एसेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो क्या करती है, ओवम को ट्रांसफर करती है, और साथ में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी होती है। फर्टिलाइजेशन की साइट भी आपसे पूछे तो कहाँ होती हैं, ओवी डक्ट में। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद एंथर कंटेन, एंथर किस में पढ़ा था हमने, स्टेमन का पार्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब डिस्कस कर रहे थे, और स्टेमन क्या है, एक एंड्रोसियम का पार्ट है, हम बोल सकते हैं एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम इस तरीके से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और एंथर में ही क्या बनते हैं फिर, पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। और हालांकि आंसर पोलन ग्रेन्स हैं। सेपल्स क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हीं के ग्रुप को कैलेक्स बोलते हैं। ओव्यूल्स क्या होते हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि ओवरी में प्रेजेंट होती हैं, ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल में इम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। इम्ब्रियो सैक एक राउंड या फिर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसी के अंदर एग प्रेजेंट होता है। पिस्टिल क्या है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके ग्रुप को ही हम गाइनोसियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपने सिंपली वेरिएशंस का जिक्र करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आती हैं, रिप्रोडक्शन काज वेरिएशंस, एंड वेरिएशन से क्या होता है फिर हम बोल सकते हैं, जब ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होती हैं, बताया था शुरुआत वाले क्वेश्चन में ही, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस इज हेल्पफुल इन हेल्पफुल होती हैं, और इवोल्यूशन से ही क्या है फिर, नेचर है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर केवल उन्हीं लोगों को या उन्हीं जीवों को सिलेक्ट करती है, अपने सर्वाइव करने का मौका देती है जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वेरिएशंस हों। और ये वेरिएशंस का और भी क्या इंपॉर्टेंस है, ये अडप्टेशन में मदद करती हैं, ऑर्गेनिजम्स को अपने एनवायरनमेंट के प्रति अडप्ट होने में मदद करेंगी। उसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स।
ह्यूमन बींग्स में टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है। सिंपली टेस्टिस के बारे में आपने बताना है क्या है ये, मेल या फिर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं और काम क्या है, 2 काम करते हैं। ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। हार्मोन कौन से, एंड्रोजन, और एंड्रोजन में ही एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, मेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल, उनको शो ऑफ करता है या उनका कारण बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस करके, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। और स्पर्म क्या है, एक मेल गैमेट है। तो यही 2 चीजें बतानी, स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो हार्मोन सिक्रीट करके करवाता है। तो 2 ही फंक्शन मेन है इसके। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, ये इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यही बताना है कब होता है, जब एग फर्टिलाइजेशन नहीं करता तब होता है, स्पर्म ओवम के पास नहीं पहुंच पाता, ऐसे ही बोल सकते हो। और इसमें यदि ज़्यादा डिटेल में आ जाए क्वेश्चन तो कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको समझाना पड़ेगा, अच्छे से आपको पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ फ्लावर, ये भी हम समझ चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्सुअल मतलब लेंथ वाइज उसको कट करके कैसा दिखेगा। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक किया था हमने। बर्थ कंट्रोल मेथड कौन कौन सी होती हैं, लगभग 5 टाइप की मेथड्स आपको बताई थी बर्थ कंट्रोल मेथड्स, उनको आप समझा सकते हो। 3 से ज़्यादा ये क्वेश्चन, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लोअर टाइप के ऑर्गेनिज्म या फिर लेस एडवांस ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं। सिंपली यदि आपसे बोल दिया जाए ना, इसको आप ऐसे भी समझा सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स, और ये होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर या फिर एडवांस ऑर्गेनिज्म, सॉरी आप लिख सकते हो ये एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एडवांस ऑर्गेनिजम्स। और इनमें क्या मिलता है आपको, सिंपली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ये। और ये क्या करते हैं, ज़्यादातर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म सिंपली क्या करते हैं, क्लोन्स, क्लोन्स क्या होती हैं, आइडेंटिकल कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपीज है उनको प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे क्या है, वेरिएशंस देखी जाती हैं, वेरिएशंस इन ऑफस्प्रिंग्स कैन ऑब्जर्व्ड। तो सिंपली आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। और ये क्या है, जाहिर सी बात है एडवांस ऑर्गेनिज्म है तो ये एडवांस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये लेस एडवांस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ज़्यादातर इसमें वेरिएशंस नहीं मिलती, वहाँ पे वेरिएशंस मिलती हैं। ऐसे आप 2 या 3 पॉइंट से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डज द रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कैसे करता है, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता बनाए कैसे रखता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन से आपने सिंपली यहाँ पे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। पहले तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिससे नए ऑर्गेनिजम्स है वो बनते रहते हैं। और उसके बाद रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे बना सकते हो आप, हेडिंग रीजन ऑफ स्टे हो गए ड्यू टू रिप्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिजम्स एड्स या एड अप इन पॉपुलेशन एंड हम बोल सकते हैं क्या कर देते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स वो ऐड हो जाते हैं एंड टेक द या ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। जैसे ही पुराने ऑर्गेनिज्म मरते रहते हैं तो नए ऑर्गेनिजम्स भी आने जरूरी हैं, उसी को स्टेबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स का एक पार्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। तो आप सिंपली एक लाइन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो
कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ऑफ पॉपुलेशन, या फिर स्पीसीज वर्ड यूज किया तो स्पीसीज भी लिख सकते हो, पॉपुलेशन हैज या फिर हैव, पार्टिकुलर या फिर फिक्स, लिमिटेड लाइफ स्पैन भी लिख सकते हो, लिमिटेड लाइफ स्पैन। ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन बड़ा ही लिमिटेड होता है और वो एक टाइम के बाद उन ऑर्गेनिजम्स को खत्म होना ही होता है। तो नए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पॉपुलेशन में ऐड होते हैं और हम बोल सकते हैं ऑक्यूपाई द एंड ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो खाली जगह बनी है पॉपुलेशन में, जो नंबर कम हुआ है, उसको क्या कर लेते हैं, वो हम बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज, या फिर हम एक हिसाब से यही बोलेंगे कि जगह है उसको घेर लेते हैं ताकि हमारी पॉपुलेशन पे ना तो ज़्यादा असर पड़ता। तो ऐसे बोल सकते हैं हम ड्यू टू विच देयर इज नो लार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा लार्ज डिक्रीज और इंक्रीज है, वो नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज, ऑफ नंबर भी लिख सकते हो, वो देखने को नहीं मिलेगा। और हमारी पॉपुलेशन है एंड पॉपुलेशन विल रिमेन स्टेबल, पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, वो देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है नंबर इंक्रीज नहीं होना चाहिए ना डिक्रीज। इंक्रीज कौन नहीं होने दे रहा, डेथ है जो वो। ऐसे तो कई पॉपुलेशन बढ़ भी सकती हैं लगातार, हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी का जिक्र करना हमने, स्टेबल का है ना, तो इसमें बताना है इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। स्टेबल का रीजन ये रिप्रोडक्शन और डेथ है ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, ये बोल सकते हो। डेथ होती है ऑर्गेनिजम्स की और एक प्रकार से जो रिप्रोडक्शन से नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं डेथ रेट और जो बर्थ रेट हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो देख सकते हो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पे रहेगी। पॉपुलेशन में आपको इक्विलिब्रियम दिखाई देगा, ज़्यादा नंबर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं मिलेगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, उसको और देख लेते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से वो हो चुका है। व्हाट कुड बी द रीजन्स ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो यूज की जाती हैं, इनके आपसे रीजन पूछे हुए हैं, क्या क्या रीजन है वो हो सकते हैं पॉसिबल रीजन। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स के रीजन क्या हैं, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कुछ प्रेगनेंसीज अनवांटेड हो जाती हैं जो नहीं चाहते कपल्स, तो उससे भी अवॉइड करने के लिए। इसके अलावा टू किल द फीटस इफ इट इज नॉट नॉर्मल, यदि वो नॉर्मल ना हो उसके लिए। या फिर हम बोल सकते हैं इफ इट्स डिलीवरी कैन काज डेथ ऑफ मदर। कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं फिटस की ग्रोथ के टाइम, तो उन कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है कि कई बार बच्चे की डेथ हो सकती है या फिर मदर की डेथ हो सकती है, तो उस केस में भी फिटस को क्या करवाना पड़ता है, फिर बर्थ कंट्रोल मेथड्स, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो यहाँ पे यूज करनी पड़ सकती है। हालांकि उसके लिए एमटीपी मेथड यूज की जाती हैं। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करने का, टू प्रिवेंट STDs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए भी क्या है, बैरियर मेथड्स सच एज बैरियर मेथड्स हैं वो यूज की जा सकती हैं। इसके अलावा टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए भी लिख सकते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं वो यूज की जा सकती हैं। तो ऐसे 2 या 3 पॉइंट आप अपने तरीके से लिख सकते हो, 2 नंबर से ज़्यादा वो क्वेश्चन आता नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो चैप्टर 7 है इसके आज कंप्लीट जितने भी पार्ट्स हैं वो
कर लिए हैं। यहाँ पे ये चैप्टर हम मान सकते हैं कि ऑल ओवर तरीके से हर एक एस्पेक्ट से कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर है जो बायोलॉजी का बचेगा आपका हेरिडिटी से रिलेटेड, वो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स में आपको मिलेगा। और ऐसे ही हम जो बचा हुआ सिलेबस है साइंस का इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सेशंस में कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।